हमें अपने पूर्वजों से उनके ज्ञान, प्रेम, संपत्ति, इच्छाएं, महत्वाकांक्षाएं इत्यादि की प्राप्ति होती है। संतान को माता पिता से उनके जन्म के साथ साथ मृत्यु का दान भी मिलता है। संतान को माता पिता से ज्ञान, प्रेम के साथ साथ अंधकार, बैर, घृणा इत्यादि की भी प्राप्ति होती है। और यदि ये अंधकार मन का हो, हृदय का हो और चाहे वास्तविक हो, अंधकार हमेशा भय का कारण बनता है और इससे जीवन की हानि होती है। तो हमें अपने जीवन में इस अंधकार और भय को दूर करने का प्रयत्न करना चाहिए। अर्थात माता पिता से हमें उनके गुणों के साथ साथ अवगुणों की भी प्राप्ति होती है। यदि हम अपने जीवन में इन अवगुणों को त्यागने का प्रयत्न करेंगे तो निश्चय ही हमारा जीवन सुखदायी होगा, आनंदमयी होगा। Hello student, welcome to Bambole Academy. I am Deepak Saini, physics faculty, and our topic today is simple harmonic motion. This is the lecture number 4 and we are going to discuss the simple harmonic motion. In the previous lecture we have discussed the simple pendulum and the spring mass system in detail. In this lecture we will discuss the compound pendulum and the damped oscillation and some numericals based upon this. So let us start with the compound pendulum. So first of all, write down the definition of the compound pendulum. What is compound pendulum? Compound pendulum कहे ये मोशन एंगुलर SHM बोले, बात तो एक ही होती है ना। एंगुलर SHM भी आप इसे कह सकते हो। कैसे? कंपाउंड पेंडुलम क्या है? यदि आप किसी सॉलिड बॉडी को, मान लेते हैं हमारे पास कोई बॉडी है इस तरीके से, सपोज दिस इज ए सॉलिड बॉडी, ये कोई बॉडी है इस टाइप से, और हमने इसे, इसका सेंटर ऑफ मास इस पॉइंट पर है ना, जैसे बॉडी है इस टाइप से और इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ है, और इसे इस पॉइंट ऑफ सस्पेंशन से मान लेते हैं, दिस इज व्हाट, दिस इज पॉइंट ऑफ सस्पेंशन, दिस इज पॉइंट ऑफ सस्पेंशन, और इसे, और दिस इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन, और इसे इस तरीके से आपने लटका दिया है। सो दिस बॉडी इज कॉल्ड द कंपाउंड पेंडुलम। एक बार डेफिनेशन लिख लीजिए, व्हेन रिजिड बॉडी इज सस्पेंडेड, डेफिनेशन लिख लीजिए बेटा एक बार, क्या? व्हेन रिजिड बॉडी इज सस्पेंडेड फ्रॉम एन एक्सिस एंड मेड टू ऑसिलेट अबाउट दैट एक्सिस ऑफ रोटेशन, then it is called compound pendulum. इसे क्या बोलते हैं बेटा? कंपाउंड पेंडुलम बोलते हैं। क्लियर है कि बात? और इसे हम सिंपल एंगुलर SHM भी कहते हैं। देखो, जैसे मान लिया पॉइंट ऑफ सस्पेंशन है और ये कोई सॉलिड बॉडी है इरेगुलर शेप की, यदि आप, दिस इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन, इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट यदि इस बॉडी को इस तरीके से थोड़ा टिल्ट कर दोगे तो किस तरीके से हो जाएगी बेटा ये बॉडी? इट वुड बी लाइक दिस, है ना, इस तरीके से हो जाएगी। मतलब कि मैं इसका दूसरा डायग्राम बना देता हूँ। जैसे मान लेते हैं ये बॉडी थी, पहले तो वर्टिकली थी, अब इसे थोड़ा सा एंगुलर शिफ्ट करके दे दिया, ये मान लेते हैं सेंटर ऑफ मास, दिस इज द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन, और सेंटर ऑफ मास से दिस इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन। व्हाट इज L? L इज द डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रॉम पॉइंट ऑफ सस्पेंशन, ये आपको ध्यान रखना है ना, मैंने लिख भी दिया है। दूसरी बात, ये इसका सेंटर ऑफ मास है। यदि आपने इसे स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा दिया है, मैं ध्यान से बोल रहा हूं फिर से, स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा दिया है, तो अब देखो ये mg है, mg तो नीचे की ओर एक्ट करेगा, दिस इज लाइन ऑफ एक्शन ऑफ mg और दिस इज द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन। यदि आप इस O के अबाउट टॉर्क लिखेंगे, then you have to find torque about O, है ना। कितने फोर्स लग रहे हैं mg, तो केवल mg का टॉर्क लगेगा। यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन का टॉर्क 0 हो जाएगा क्योंकि वो एक्सिस ऑफ रोटेशन से पासिस हो रहा है। व्हाट इज टॉर्क? टॉर्क इज द फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ दैट फोर्स फ्रॉम दिस लाइन, है ना,
एक्सिस, दिस इज द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स. सो व्हाट इज टॉर्क? टॉर्क इज द फोर्स, फोर्स कितना लग रहा है mg, एंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ दिस लाइन ऑफ फोर्स फ्रॉम दिस एक्सिस ऑफ रोटेशन. तो बेटा दिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस. यदि एंगल थीटा है, यदि आप इस ट्रायंगल में देखोगे तो साइन थीटा है ना, साइन थीटा, इसे थोड़ी देर के लिए हम d मान लेते हैं. साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस. तो व्हाट इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस? इज l साइन थीटा. क्लियर है क्या बात? सो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? d, एंड इट कैन बी रिटन एज mg, g की जगह l साइन थीटा. बट इफ थीटा इज स्मॉल, थीटा इज व्हाट? थीटा इज द स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, स्मॉल. तो इफ थीटा इज स्मॉल, सिंस थीटा इज स्मॉल, देयरफॉर साइन थीटा इज अप्रोक्सीमेटली किसके बराबर लिख देंगे? थीटा के बराबर लिख देंगे. दिस इज इक्वल टू mgl इंटू थीटा. दूसरी बात देखो, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अवे फ्रॉम द बोर्ड है, और इस mg का टॉर्क कैसे लगेगा? टॉर्क द इनसाइड द बोर्ड. एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अवे फ्रॉम द बोर्ड एंड द टॉर्क इनटू द बोर्ड. सो दिस इज द टॉर्क. अगर जो टॉर्क को लिखेंगे तो टॉर्क इज इक्वल टू I इंटू एल्फा. टॉर्क इज, दिस इज टॉर्क, नेट टॉर्क. और सिंस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंड एंगुलर एक्सेलरेशन यानी टॉर्क अपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए माइनस टॉर्क इज इक्वल टू I इंटू एल्फा इज इक्वल टू mgl इंटू थीटा. और यू कैन राइट डाउन, यहां पे लिख लेना बेटा, एल्फा इज इक्वल टू व्हाट? mgl अपॉन I इंटू माइनस थीटा. सो हेयर द एंगुलर एक्सेलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू माइनस थीटा, यानी कि एंगुलर एक्सेलरेशन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के प्रोपोर्शनल है और उसके अपोजिट डायरेक्शन में है. देयरफॉर द मोशन इज एंगुलर SHM. कैसी होगी बेटा? दिस इज एंगुलर SHM. तो एंगुलर SHM जैसे आपने a इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर माइनस एक्स स्टैंडर्ड इक्वेशन लीनियर SHM की लिखी थी, इसी तरीके से एंगुलर SHM में अल्फा इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर माइनस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. ये एंगुलर, ये एक्सेलरेशन है, ये एंगुलर एक्सेलरेशन है, ये डिस्प्लेसमेंट है, ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है. तो इसलिए मोशन इज एंगुलर SHM. देयरफॉर कंपेयर विद स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ एंगुलर SHM. एंगुलर SHM की कंपेयर करेंगे तो कितना आएगा बेटा? अल्फा इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर माइनस थीटा. सो ओमेगा स्क्वायर यहां से आ जाएगा, कितना आ जाएगा बेटा? mgl अपॉन I. क्लियर है क्या बात? इंप्लाइज दैट यू कैन राइट डाउन ओमेगा इज इक्वल टू रूट ओवर mgl अपॉन I. और बेटा ओमेगा को क्या लिख सकते हैं अपन? ओमेगा को लिख सकते हैं 2 पाई बाई टी. देयरफॉर टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन कितना हो जाएगा यहां से? इट इज इक्वल टू 2 पाई रूट ओवर I अपॉन mgl. सो दिस इज द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ कंपाउंड पेंडुलम. ये फॉर्मूला है, आपको याद रखना है. और व्हाट इज इट? इट इज द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ कंपाउंड पेंडुलम इज इक्वल टू 2 पाई रूट I फॉर मोमेंट ऑफ इनर्शिया mgl. m is the mass of the body, m is the mass of body. और what is L? L is the distance between center of mass and distance between center of mass and point of suspension. Point of suspension ऐसे करना है. दूसरी बात, what is I? I is the moment of inertia. ये क्या है बेटा? Moment of inertia. किसके about? About point of suspension. Point of सस्पेंशन. क्लियर है क्या बात? तो इसका मतलब दिस इज पॉइंट ऑफ सस्पेंशन. इसका मतलब यदि आप इस बॉडी को, जो कि पहले कैसे थे, ऐसे थी, दिस बॉडी इज लाइक दिस, ऐसे करके थी, अब दिस द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन, ये तो सेंटर ऑफ मास था. यदि इसे थोड़ा सा आपने टिल्ट कर दिया, ऐसे करके छोड़ दिया, तो ये क्या करेगी? इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट, दिस इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन, और इसके अबाउट क्या करेगी? SHM करने लगेगा. क्लियर है क्या बात? मैं आपको एक एग्जांपल करके दिखा देता हूं. जैसे कि मान लेते हैं हमारे पास ये बॉडी है और आपने इसे पहले यहां सस्पेंड कर रखा है. अब दिस इज द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन, दिस इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन, और इसे आपने ऐसे घुमाया, तो जब आप छोड़ोगे तो ऐसे SHM करेगा. इट विल परफॉर्म एंगुलर SHM. नहीं आई बात समझ में?
सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ द एंगुलर एसएचएम। ठीक है, एक बार आप इसे कॉपी कर लीजिए, कॉपी दिस। तो एंगुलर एसएचएम जैसे लीनियर एसएचएम में डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन होती थी, उसी तरीके से एंगुलर एसएचएम में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की भी इक्वेशन होगी। क्लियर है क्या बात? लीनियर डिस्प्लेसमेंट में किस टाइप की इक्वेशन होती थी? लीनियर डिस्प्लेसमेंट में इक्वेशन होती थी x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। क्लियर है क्या बात? x इज इक्वल टू ए साइन, जैसे इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड, देखो जब आप इस बॉडी को मान लेते हैं, बॉडी पहले ऐसे है ना, ये सेंटर ऑफ मास है यहाँ पे, ऐसे करके आपने इसे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम जो इसका एम्पलीट्यूड होगा वो थीटा होगा। मान लेते हैं आपने इसे ऐसे करके, इस बॉडी को ऐसे करके छोड़ दिया, थीटा मैक्सिमम एंगुलर एम्पलीट्यूड है। तो किसी भी टाइम पर जो थीटा एज ए फंक्शन, ये तो क्या है x एज ए फंक्शन ऑफ टाइम t साइन ओमेगा t है, थीटा क्या होगा? थीटा नोड, ये एम्पलीट्यूड लीनियर एम्पलीट्यूड, इस केस में एंगुलर एम्पलीट्यूड इनटू साइन ओमेगा टी प्लस फाइव भी लिख सकते हैं, है ना, प्लस फाइव भी लिख सकते हैं। सो दिस इज द लीनियर एसएचएम, दिस इज एंगुलर एसएचएम। वेलोसिटी जैसे इसमें ओमेगा रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर लिखा था, इसी तरीके से इसमें एंगुलर वेलोसिटी होगी। कैसे होगी? एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी का मतलब होगा डी थीटा अपॉन डी टी, इस तरीके से। दिस इज रेशियो ऑफ रेट चेंज ऑफ एंगल इज इक्वल टू ओमेगा रूट ओवर, एक ही जगह क्या लिख देंगे? मैक्सिमम एम्पलीट्यूड एंगुलर एम्पलीट्यूड इनटू एक्स की जगह लिख देंगे थीटा। सो दिस इज द एंगुलर वेलोसिटी। दूसरी बात ध्यान रखने की बात है, ये एंगुलर वेलोसिटी है और ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। वैसे तो हमने काइनेमेटिक्स रोटेशनल मोशन में ओमेगा को डी थीटा अपॉन डी टी पढ़ा था, लेकिन यहाँ पर सिचुएशन डिफरेंट है। ये क्या है बेटा? यहाँ पे ये तो बिल्कुल सही है रोटेशनल मोशन के लिए, क्या है? रोटेशनल के लिए, है ना, रोटेशनल मोशन में आपने पढ़ा था, रोटेशनल काइनेमेटिक्स में। लेकिन यहाँ पर ये होता है बेटा एंगुलर फ्रीक्वेंसी, है ना। कभी आप इसे पेल दो, दोनों को एक साथ ही रख दो। एंगुलर फ्रीक्वेंसी मतलब ओमेगा इज इक्वल टू 2 एफ इज इक्वल टू 2π/t होता है। जबकि ये बेटा ये क्या होता है? ये होता है आपका एंगुलर वेलोसिटी। नहीं आई बात समझ में? ओमेगा नहीं है, वहां पे ओमेगा था लेकिन यहां पर नहीं है, कम से कम। क्लियर है क्या बात? इस तरीके से है इसे। और इसमें जैसे अल्फा ए क्या था? माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। इसमें एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होगा? अल्फा इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू थीटा। तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना है ना। इसी टाइप से है कि मैक्सिमम एंगुलर वेलोसिटी वगैरह वगैरह, इस टाइप से आप कंपेयर करके इन क्वेश्चंस को निकाल सकते हो। आगे बात समझ में? अब हम इसमें थोड़ा सा और आगे डिस्कशन करते हैं। एक बार इसे कॉपी कर लो आप। तो टाइम पीरियड क्या था बेटा एंगुलर एसएचएम का? या कंपाउंड पेंडुलम में टाइम पीरियड आया था हमारे पास, टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2π मोमेंट ऑफ इनर्शिया अपॉन mg इंटू एल। व्हाट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया? मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये तो L मान लेते हैं, ये पॉइंट ऑफ सस्पेंशन है या सेंटर ऑफ मास है, ऐसे करके, ठीक है। ये था, है ना, ऐसे थी सिचुएशन थीटा। सो व्हाट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया? मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिस इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट पॉइंट ऑफ सस्पेंशन। इस पॉइंट ऑफ सस्पेंशन के अबाउट है। यदि मान लेते हैं इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंटर ऑफ मास के अबाउट आईसीएम है, तो थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस लगा देंगे। क्या आईसीएम तो अपने को पता है और आईओ निकालना है अपने को, तो इन दोनों के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है? एल। तो आई जो होगा इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है? आई। और इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है? आई सी एम। दिस इज सेंटर ऑफ मास। तो आई को क्या लिखेंगे बेटा? आई सी एम प्लस ml² लिख सकते हैं इसे। सो द टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2π आई की जगह ICM प्लस ml² अपॉन mg इंटू एल। दूसरी बात, जो सेंटर ऑफ मास है यदि ICM है और इसके रेडियस ऑफ गायरेशन k है, तो ICM को हम क्या लिख सकते हैं? इट कैन बी रिटन एज mk²। व्हाट इज k? वेयर k इज इक्वल टू रेडियस ऑफ गायरेशन।
क्लियर है के बाद दिस इज द रेडियस ऑफ गायरेशन. सो इट कैन बी रिटन एज 2 पाई रूट ओवर m k स्क्वायर प्लस m l स्क्वायर अपॉन m g l. देखो m से m कट जाएगा और यहाँ पे 2 पाई रूट m तो कट जाएगा, यहाँ पे 1 अपॉन g आ जाएगा और यहाँ पे k स्क्वायर अपॉन l और यहाँ पे आ जाएगा L. थोड़ा सा इसे आप सिंप्लीफाई करके देखो, देन टाइम पीरियड वुड बी लाइक दिस. तो इस एक्सप्रेशन से आप क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि जो टाइम पीरियड ऑफ कंपाउंड पेंडुलम होता है इट डिपेंड्स अपॉन द रेडियस ऑफ गायरेशन पे तो निर्भर करता ही है. इफ इट इज कांस्टेंट इट डिपेंड्स अपॉन द लेंथ ऑफ द सेंटर ऑफ मास फ्रॉम पॉइंट ऑफ सस्पेंशन और द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर मास एंड पॉइंट ऑफ सस्पेंशन. तो जो टाइम है इट इज नथिंग बट फंक्शन ऑफ लेंथ L. क्लियर है कि बात? टाइम पीरियड किसका फंक्शन है? लेंथ L का. यह डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ मास एंड पॉइंट ऑफ सस्पेंशन पर निर्भर करता है. देखो तो इसका मतलब यदि L परिवर्तित होगा तो टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ कंपाउंड पेंडुलम भी परिवर्तित हो जाएगा. अभी हम इस फंक्शन को थोड़ी देर के लिए इसे FL मान लेते हैं, k स्क्वायर अपॉन L प्लस L मान लेते हैं. ठीक है, तो जो टाइम पीरियड है इंप्लाइज दैट टाइम पीरियड लेंथ L का कितना हो जाएगा? इट वुड बी FL अपॉन G. थोड़ी देर के लिए आप इसे लिख लो. तो देखो बेटा अब इस फंक्शन FL को देखो, दिस इज k स्क्वायर अपॉन L प्लस L है ना. इफ L is equal to 0 that is distance between center of mass and point of suspension is 0. इसका मतलब सेंटर ऑफ मास से ही बॉडी को लटका रखा है. तो यदि इसे 0 रखोगे तो k स्क्वायर अपॉन 0 f0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? k स्क्वायर अपॉन 0 प्लस 0 और 1 अपॉन 0 इन्फिनिटी हो जाता है, देन द वैल्यू वुड बी इन्फिनिटी. फर्स्ट थिंग, इफ L इज इक्वल टू इन्फिनिटी मतलब L बहुत बड़ी है, यदि L इन्फिनिटी है तो इन्फिनिटी पर इस फंक्शन की वैल्यू k स्क्वायर अपॉन इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, तो ये कितना जाएगा? 1 अपॉन इन्फिनिटी, तो 0 प्लस इन्फिनिटी इज इक्वल टू इनफाइनाइट. आगे बात समझ में? दूसरी बात, यदि आप इसकी मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू निकालना चाहते हो तो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू डिफरेंशिएट दिस k स्क्वायर माइनस 1 अपॉन L स्क्वायर. 1 अपॉन L का डिफरेंशिएशन कितना आता है बेटा? इट इज इक्वल टू L माइनस 1 और माइनस 1 L की पावर माइनस 2 माइनस 1 अपॉन L स्क्वायर आ जाता है ना. तो बेटा 1 अपॉन L का डिफरेंशिएशन माइनस 1 अपॉन L स्क्वायर, साफ कर देता हूं, प्लस L का डिफरेंशिएशन 1. इसे क्या कर देंगे? मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए आप क्या करते हो? फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हो और उसके बाद उसे 0 पुट कर देते हो. देन माइनस k स्क्वायर अपॉन L स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 1 और ये कितना जाएगा बेटा? L इज इंप्लाइज दैट L इज इक्वल टू k. क्लियर है क्या बात? प्लस माइनस k लेंगे लेकिन माइनस छोड़ देंगे, तो इसका मतलब फंक्शन की जो मिनिमम वैल्यू है वो कहाँ पर है? k पर आ रही है. यदि आप इस फंक्शन को FL को और L का ग्राफ खींचोगे, यानी कि ऐसे ग्राफ, कैसे? L की जगह थोड़ी देर के लिए x रख दो, k स्क्वायर अपॉन x प्लस x का ग्राफ, तो बेटा L बराबर 0 पर ये इन्फिनिटी है और L बराबर इन्फिनिटी पर भी इन्फिनिटी है, लेकिन L बराबर k यदि ले तो इसकी वैल्यू क्या होगी? मिनिमम होगी. तो ग्राफ कैसे आता है बेटा? इसका ग्राफ कुछ इस टाइप से आ जाता है और इसकी जो मिनिमम वैल्यू होती है, फंक्शन की मिनिमम वैल्यू कहाँ पर होगी? L बराबर k पर होगी. तो दिस इज द मिनिमम वैल्यू L बराबर k पर. तो कितनी मिनिमम होगी? इसलिए FL मिनिमम कितना आ जाएगा बेटा? यहाँ पे L की जगह k रख देंगे तो k स्क्वायर अपॉन k प्लस k इज इक्वल टू 2k. तो जो मिनिमम वैल्यू आई है FL की मिनिमम वैल्यू वो कितनी आई बेटा? 2k. अब देखो इसका मतलब यदि आपको टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन की मिनिमम वैल्यू निकालनी है तो जो t मिनिमम होगा वो किस पे निर्भर करता था? वो तो बेटा L पर निर्भर करता है. L की वैल्यू चेंज होगी, टाइम पीरियड भी चेंज हो जाएगा है ना. L की वैल्यू चेंज होगी, FL चेंज हो रहा है, तो इसलिए TL भी चेंज हो रहा है. लेकिन अपने को क्या निकालना है? अपने को मिनिमम वैल्यू किस पे आई? L बराबर k पर आई और कितनी आई बेटा? 2k. तो मिनिमम टाइम पीरियड कितना होगा? 2k अपॉन g हो जाता है. सो दिस इज द मिनिमम टाइम पीरियड ऑफ द ऑसिलेशन विच यू हैव टू डिस्कस. ओके, समझ में आ गई बात? एक बार इसे कॉपी कर लो आप, है ना. सो दिस इज द थ्योरी ऑफ द कंपाउंड पेंडुलम. जस्ट वन कॉपी. आगे बढ़ते हैं हम,
है ना। तो इस कॉन्सेप्ट को ही एंगुलर एसएचएम या कंपाउंड पेंडुलम के कॉन्सेप्ट को ही कंटिन्यू करते हुए हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करते हैं जो कि नीट में और जेईई मेंस में दोनों में फ्रीक्वेंटली पूछे जा सकते हैं, है ना। तो बहुत ही अच्छे क्वेश्चन होते हैं, बहुत ही सुंदर क्वेश्चन होते हैं, और वो किस क्वेश्चन पर निर्भर करते हैं, थोड़ा सा आपको पॉइंट ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन के बारे में आइडिया होना चाहिए, साथ में आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया उस एक्सिस ऑफ रोटेशन की सहायता से आपको निकालना आना चाहिए, जो कि रोटेशनल मोशन में हमने आपको सिखाया है। कैसे? फॉर एग्जांपल, पहले तो आप टाइम पीरियड का फॉर्मूला लिख लीजिए। टाइम पीरियड जो होता है ऑसिलेशन का कंपाउंड पेंडुलम का, I अपॉन mg/L के बराबर होगा, पहली बात। दूसरा, अब एग्जाम्पल से हम शुरुआत करते हैं। मान लेते हैं हमारे पास एक रोड है ना। सपोज दिस इज ए रोड ऑफ लेंथ L एंड मास m। मास m है और लेंथ कितनी है बेटा इसकी? L है, और दिस इज द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन। आई बात समझ में? पॉइंट ऑफ सस्पेंशन। दूसरी बात, यदि आप इस पॉइंट ऑफ सस्पेंशन से इस रोड को थोड़ा सा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दे दोगे, कैसे दे दोगे बेटा? ये तो पॉइंट ऑफ सस्पेंशन है, इसे थोड़ा सा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आप ऐसे करके दे दो। ऐसे करके यदि आप एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दे देंगे, देन यू हैव टू शो दैट द मोशन इज एंगुलर एसएचएम एंड यू हैव टू फाइंड द टाइम पीरियड। ओके, तो ये तो कंपाउंड पेंडुलम है, ठीक है। कंपाउंड पेंडुलम हो गया ये। तो इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा बेटा? सेंटर ऑफ मास होगा इसका बीच में। कितनी दूरी होगी? दिस इज द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन O, दिस इज द सेंटर ऑफ मास। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन एंड सेंटर ऑफ मास? कितना है बेटा डिस्टेंस? दिस इज नथिंग बट L/2। तो दिस इज ए कंपाउंड पेंडुलम। आप इसको इसे प्रूव करने की आवश्यकता नहीं है, ऑलरेडी प्रूव है। वैसे ही करेंगे जैसे पहले किया था। डायरेक्टली आपको इसका टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन निकालना है। तो यहाँ पर जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, व्हाट इज द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन? पॉइंट ऑफ सस्पेंशन क्या है बेटा? रोड का वन एंड है, और वन एंड के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो ml²/3 होता है। इसे आपको ध्यान रखना है। दूसरी बात, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ml²/3 हो गया। दूसरी बात, व्हाट इज स्मॉल l? Small l is the distance between center of mass and point of suspension. In this case it is L/2। तो डायरेक्ट इस फॉर्मूले में रख देंगे। इसलिए टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन कितना आया? 2π कितना आ जाएगा बेटा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज ml²/3 डिवाइडेड बाय mg और L/2। तो देखो बेटा, m से तो m कैंसिल हो गया, l से l कैंसिल हो जाएगा, और ये कितना आएगा? 2π√2/3 L/g is the correct answer. So what is the time period of the oscillation is L/g into 2.3 रूट में आंसर आ जाता है। इस तरीके से आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, है ना। तो इसका मतलब बेसिकली आपको कंपाउंड पेंडुलम या एंगुलर एसएचएम का ये फॉर्मूला पता होना चाहिए। आप एक बार इसे बेटा कॉपी कर लो। अब सिंपली हम इस रोड पर भी चलते हैं आगे और एक और एग्जांपल करते हैं। कैसे? मान लिया आपकी बार रोड एंड पॉइंट से नहीं टकराई है। मास m, लेंथ L है रोड का, और पॉइंट ऑफ सस्पेंशन क्या है? ये तो सेंटर ऑफ मास हो गया। इसके और इसके मध्य में है ना। दिस इज द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ऑफ सस्पेंशन? ये तो टोटल L/2 है। दिस इज व्हाट? L/4। आ गई बात समझ में? ऐसे कर देते हैं, है ना। ये दिस इज द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन। अब यदि इस रोड को इस पॉइंट ऑफ सस्पेंशन से थोड़ा हम टिल्ट कर दें, टिल्ट करके कैसे हो जाएगा बेटा? इसके अबाउट टिल्ट कर दें ऐसे करके, ठीक है। ये तो आपने इसे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दे दिया, ठीक है। तो सेंटर ऑफ मास कहाँ है? सेंटर ऑफ मास तो यहां पर आ जाएगा। और व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ मास एंड पॉइंट ऑफ सस्पेंशन? इन दिस केस L इज इक्वल टू L/4। दूसरी बात, आपको पॉइंट ऑफ सस्पेंशन के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी निकालना है। इसमें तो आपको डायरेक्ट याद था कि ml²/3 होता है। इसमें थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस लगा देंगे, थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस लगा देंगे। क्या? कि यदि इफ इट इज ए रोड ऑफ लेंथ L, ये सेंटर ऑफ मास है, ये पॉइंट ऑफ सस्पेंशन है, और इसके बीच में दूरी L/4 दे रखी है। तो यदि आपको इसके अबाउट, ये तो सेंटर ऑफ मास है, ICM है, और ये इस पॉइंट के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया I है, तो बेटा व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन I एंड ICM?
थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस, दोनों के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है, L/4। तो बेटा जो I की वैल्यू होगी ICM प्लस MD² होती है ना। ICM सेंटर ऑफ मास के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है इसका वो mL²/12 होता है। दूसरा m इंटू डी इज द डिस्टेंस, कितना L/4 का स्क्वायर। कितना आंसर आ जाएगा बेटा, mL² 1/12 प्लस 1/16। थोड़ा इसका एलसीएम ले लेंगे और कैलकुलेट कर लेंगे और ये इतना जाएगा 4 7 28, 4 तिया 12, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा 7/48 mL² इज द करेक्ट आंसर फॉर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो बेटा इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया। तो जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया तो आप व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू अप्लाई द फॉर्मूला फॉर कंपाउंड पेंडुलम एंड दिस इज इक्वल टू I/mg इंटू एल, है ना। तो बेटा t इज इक्वल टू 2 पाई, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आया इसका 7/48 mL² डिवाइडेड बाय mg इंटू व्हाट इज l, L की वैल्यू इज द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ मास एंड पॉइंट ऑफ सस्पेंशन इज L/4, दिस इज 48। नहीं आई बात समझ में, m से m कैंसिल हो रहा है, l से l कैंसिल हो रहा है, तो कितना बच रहा है बेटा, ध्यान से देखो 7 और 12, 7/12 और L/g। सो दिस इज द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन फॉर दिस रोड इफ इट इज सस्पेंडेड बाय at a point which is at L/4 distance from point of suspension। ठीक है, तो आप इसे एक बार कॉपी कर लीजिए। ठीक है, तो इस तरीके से आपको कंपाउंड पेंडुलम के क्वेश्चन करने हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं कराने जा रहा हूँ, है ना, उसे ध्यान दीजिएगा आप। कैसे कि सभी बुक्स में, सभी के स्टडी मटेरियल में ये क्वेश्चन मिलेगा और पूछा भी गया है क्या, कि यदि किसी रिंग को मान लेते हैं, ये क्या है बेटा, दिस इज ए रिंग ऑफ मास m एंड रेडियस r की रिंग है और इसे इसके सर्कमफेरेंस के एक पॉइंट पर लटका दिया, दिस इज पॉइंट ऑफ सस्पेंशन O। तो यहाँ पे तो इस तरीके से तो क्या होगा, ये इक्विलिब्रियम यानी मीन पोजीशन में होगा। यदि इस एक्सिस के अबाउट इस रिंग को थोड़ा सा टिल्ट कर दें, थोड़ा सा कैसे टिल्ट करेंगे, इसे ऐसे था पहले तो सिचुएशन ऐसे थी, अब कैसे कर देंगे, थोड़ी सी सिचुएशन ऐसे कर देंगे, यानी सेंटर ऑफ मास यहाँ पे पहुंच जाएगा और ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दे दिया, फिर ये रिंग ऐसे ऐसे करके SHM करेगी। क्लियर है क्या बात, ऐसे ऐसे करके। तो आपको क्या निकालना, टाइम पीरियड। दिस इज द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन, दिस इज द सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास इज ए पॉइंट वेयर ऑल द मास ऑफ द बॉडी इज सपोज टू बी एक्टेड एंड इट मे बी ऑन द बॉडी और not on the body, so it is not on the body. What is the distance between center of mass and point of suspension? तो बेटा L की वैल्यू जो है यहाँ पे वो तो R हो गई। दूसरी बात, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस लगा देंगे, ICM प्लस MR², है ना, तो जो I होगा वो ICM प्लस MD² होगा। सेंटर ऑफ मास के अबाउट यानी रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया MR² होता है, प्लस व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ऑफ सस्पेंशन एंड सेंटर ऑफ मास, कितनी है, R है, सो दिस इज R²। तो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आ गया, 2mL²। तो क्या आप इसका टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ ऑसिलेशन नहीं निकाल सकते, निकाल सकते हैं। फॉर्मूला लगा दो कंपाउंड पेंडुलम का, क्या, I/mg इंटू स्मॉल l। तो बेटा मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना निकाला हमने, 2mR², mg व्हाट इज l इज द r, m से m देखो, अब m से m कट रहा है, r से r कट रहा है, तो टाइम ऑफ पीरियड ऑफ ऑसिलेशन कितना हो गया, 2r/g इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, है ना। अच्छा क्वेश्चन। सो इस तरीके से आप इसका टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन निकाल सकते हो, जो कि बार बार पूछा भी जाता रहा है डिफरेंट एग्जामिनेशंस में। क्लियर है क्या बात। अब हम मूव करते हैं, अगर जो ये रिंग की जगह डिस्क हो, दिस इज अ रिंग, इफ दिस इज अ डिस्क, फॉर एग्जाम्पल ये क्या है बेटा, दिस इज अ डिस्क और दिस इज द सेंटर ऑफ मास, पॉइंट ऑफ सस्पेंशन यहाँ है, दिस इज अ डिस्क ऑफ मास m, रेडियस r, ऐसे करके, या तो यहाँ पे लटका देगा। अब हम चेंज कर देते हैं थोड़ा सा, ये तो पॉइंट ऑफ सस्पेंशन इसकी सर्कमफेरेंस पे था, ये भी इसके पॉइंट ऑफ सस्पेंशन सर्कमफेरेंस पर है, ऐसे ही करेंगे। हम थोड़ा सा क्वेश्चन को चेंज कर देते हैं कि पॉइंट ऑफ सस्पेंशन को सर्कमफेरेंस में ना लेकर के आप क्या लेते हो, सेंटर ऑफ मास से r/,
टू डिस्टेंस पे ले लेते हो, तो दिस इज द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन। अब यदि आप इस पॉइंट ऑफ सस्पेंशन के अबाउट यदि इस डिस्क को रोटेट करोगे तो डिस्क ऐसे ऐसे ऑसिलेट करती रहेगी। तो इसका टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन निकालना है, किससे निकालेंगे? I/mgl से। क्लियर है के बाद? तो दिस इज द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन। तो अपने को L तो इसमें पता ही लग गई, L कितनी है बेटा? R/2। मोमेंट ऑफ इनर्शिया और निकालना है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना आपने रोटेशनल में सीख रखा है कैसे। इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे तो वो होगा ICM प्लस m इंटू डी स्क्वायर। सेंटर ऑफ मास के अबाउट डिस्क का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है परपेंडिकुलर टू प्लेन एक्सिस है, तो वो होता है mr²/2 प्लस m। What is the distance? r/2 का स्क्वायर। दिस इज mr² 1/2 प्लस 1/4। दिस इज व्हाट? 3/4 mr² इज द करेक्ट आंसर। सो दिस इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, दिस इज L। वैल्यू पुट कर देंगे, डेफिनेटली यू विल गेट द आंसर। कितना आएगा बेटा? T इज टू 2π I की जगह क्या लिखें? 3/4 mr² अपॉन mg इंटू L की जगह R/2 इज द करेक्ट आंसर। थोड़ा सा कैलकुलेट करेंगे, डेफिनेटली यू विल गेट द आंसर। कितना आएगा? 3/2 R/g इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सो दिस इज द टाइम पीरियड ऑफ द ऑसिलेशन ऑफ दिस कंपाउंड पेंडुलम। क्लियर है क्या बात? तो ऐसे करना है, ठीक है। ये है, तो ये जो ऑसिलेशन था कंपाउंड पेंडुलम का ऑसिलेशन था, अंडर ग्रेविटी था। अंडर ग्रेविटी का मतलब इसमें केवल और केवल बेटा एक ही फोर्स लग रहा था और उसका टॉर्क लग रहा था। किसका? ग्रेविटी का टॉर्क लग रहा था। यदि अब सिस्टम हमारा इस टाइप से हो कि उसमें ग्रेविटी के साथ साथ अदर फोर्सेस भी लगें, तो हमें कॉन्सेप्ट तो वो उसी तरीके से करना है और क्वेश्चन सॉल्व कर देना है। एग्जाम्पल करेंगे तब आपको समझ में आएगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं फॉर एग्जाम्पल इन हॉरिजॉन्टल प्लेन। क्वेश्चन लिख लो। इफ ए रोड ऑफ मास m लेंथ L is suspended is hinged, ऐसे लिखो, is hinged about point O as shown in figure, and two springs are connected as shown in figure. Find the time period of oscillation for small oscillation. क्लियर है क्या बात? मान लेते हैं K1 है, ये K2 है, and this is the point of suspension. What is point of suspension? This is point of suspension. बेटा ध्यान रखने वाली बात है, ध्यान से देखना। दिस रोड इज इन हॉरिजॉन्टल प्लेन। किस में है ये? हॉरिजॉन्टल प्लेन में है ना। और पॉइंट ऑफ सस्पेंशन नहीं है, हिंज्ड पॉइंट। दिस इज व्हाट? हिंज्ड पॉइंट। यहां पर हिंज कर रखा है, किल्लित कर रखा है, कील लगा रखी है ना। रोड की मास कितना है? m, लेंथ कितना है? L। मैं आपको एक बार क्वेश्चन समझा देता हूँ, क्वेश्चन समझोगे तभी आपको समझ में आएगा कैसे। कि ये जो रोड है ये वर्टिकल तो ऐसे है, हॉरिजॉन्टल ऐसे है। तो ये वर्टिकल नहीं है, ये कैसे हॉरिजॉन्टल है। हॉरिजॉन्टल में यहाँ पर तो आपने इसे क्लिक कर दिया, यानी हिंज कर दिया, ऐसे ऐसे घूम सकती है। साथ में ये तो हो गया, ये हो गया इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन, ऐसे करके। और एक स्प्रिंग तो ये वाली ऐसे लगी हुई है और एक स्प्रिंग इसके यहाँ पर ऐसे लगी हुई है। तो जब आप इसे थोड़ा सा स्लाइड करके छोड़ोगे तो ये तो पॉइंट ऑफ सस्पेंशन हो गया। ये इस तरीके से ऑसिलेशन करेगा। किस प्लेन में? हॉरिजॉन्टल प्लेन में। तो इसी का आपको क्या निकालना है? इसी का आपको ऑसिलेशन टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन निकालना है। ध्यान से देखो बेटा, जब आप इसे थोड़ा सा ऐसे करके कर दोगे, है ना, तो इसमें mg किधर लगेगा? नीचे की ओर। और नॉर्मल किधर लगेगा? ऊपर की ओर। तो mg और नॉर्मल तो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। आ गई बात समझ में? अब इस स्प्रिंग को यदि आप पहले तो डायग्राम बना लो, है ना। डायग्राम बनाने के बाद में यहाँ पे इसे थोड़ा सा, पहले तो इनिशियल पोजीशन तो इसकी ऐसे थी, है ना, और ये था इसका हिंज पॉइंट। आपने इसे करा क्या? पहले तो इस टाइप से लगा हुआ था और यहाँ इस टाइप से लगा हुआ था। दिस इज स्प्रिंग K1 एंड दिस इज स्प्रिंग K2।
क्लियर है क्या बात। अब क्या करेंगे, आप इसे थोड़ा सा डिस्प्लेस करेंगे ऐसे करके। जब आप इसे थोड़ा सा डिस्प्लेस करेंगे, कितना एंगल डिस्प्लेस करा बेटा, थीटा एंगल इसमें मान लेते हैं हम डिस्प्लेस कर देते हैं, तो इसमें इलोंगेशन हो जाएगा, ये ऐसे घूम जाएगी या ऐसे चले जाएगी, और इसमें क्या हो जाएगा बेटा, इसमें तो कंप्रेशन हो जाएगा। नहीं आई बात समझ में, इसमें कंप्रेशन हो जाएगा। तो इसमें मान लेते हैं जो इलोंगेशन हुआ है x1 और इसमें इलोंगेशन हुआ है बेटा वो x2 मान लेते हैं। क्लियर है बात। mg ये सेंटर है ना, ये सेंटर ऑफ मास पे लगी हुई है। कहाँ पे लगी हुई है बेटा, सेंटर ऑफ मास से लगी हुई है। दूसरी बात, अब देखो mg तो इसमें डाउनवर्ड लग रहा है, जैसे रोड थी ना ऐसे कर दिया आपने से, mg डाउनवर्ड, नॉर्मल ऊपर की ओर, तो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। तो ध्यान से देखो कि इस पे फोर्स कितने लगेंगे बेटा, जब आप इसे थोड़ा सा, अब दोबारा से थोड़ा सा एक बार और चित्र बना लेना। कैसे, जब आप इसे थोड़ा सा टिल्ट कर दोगे तो mg तो डाउनवर्ड लगेगा, नॉर्मल ऊपर की ओर लगेगा, ये पॉइंट ऑफ सस्पेंशन है। एक तो फोर्स इस पे k1 इंटू x1 इधर लगेगा और एक फोर्स इस पे k2 इंटू x2 लगेगा, दोनों ही इधर की ओर लगेंगे, है ना। ऐसा नहीं है कि इसमें कंप्रेशन है तो इधर की ओर लगेगा। जब आप इसे दबाओगे तो स्प्रिंग इधर की ओर फोर्स लगाएगी, कितना, k2 x2। दिस इज द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन, दिस इज एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो देखो मेरी बात सुनो, अब x1 और थीटा में थोड़ा रिलेशन निकाल लेते हैं। एंगल इज इक्वल टू ये कितनी लेंथ हो गई बेटा, एंगल बहुत छोटा है तो ये वाली लेंथ कितनी हो गई, l/2 होगी, और ये टोटल लेंथ या ये टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी बेटा, l और l। तो एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। आती है बात समझ में। x2 के लिए एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। नहीं आई बात समझ में। तो बेटा x1 कितना लिखेंगे यहाँ से, x1 लिखेंगे यहाँ से थीटा इंटू l/2, और x2 इन दोनों को ले लेंगे तो x2 कितना जाएगा, थीटा इंटू l आ जाएगा। क्लियर है क्या बात। अब देखो नेट रेस्टोरिंग टॉर्क, देखो रिस्टोरिंग टॉर्क किधर की ओर, देखो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट तो आपने क्या दिया हुआ है, ऐसे दिया हुआ है इस डायरेक्शन में। टॉर्क क्या लगाएगा, दिस इज द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, इसके अबाउट टॉर्क, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है, लगभग ये l/2 है, और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है, लगभग बेटा कितनी है, ये l ही है। क्लियर है कि बात। तो रेस्टिंग टॉर्क कितना आएगा, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस k1 x1 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस प्लस फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी l। देखो इसका टॉर्क कैसे होगा बेटा, अंदर की ओर, और इस फोर्स का टॉर्क भी क्या होगा, अंदर की ओर। ध्यान से देखो k1 x1 को क्या लिखेंगे, थीटा इंटू l/2 और परपेंडिकुलर डिस्टेंस l/2 प्लस k2 x2 को क्या लिखेंगे, थीटा इंटू l। नहीं आई बात समझ में। तो यदि आप इसमें k इंटू k/4 प्लस k2 इंटू l² थीटा, यदि आप इसे इस तरीके से लिख सकते हो, दिस इज व्हाट, दिस इज l², दिस इज टॉर्क। तो देखो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट किधर है, इधर, कैसे, बाहर की ओर, और टॉर्क नेट किधर लग रहा है, इधर। तो टॉर्क और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए एंगुलर एक्सेलरेशन और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में होंगे। इस पॉइंट के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया यदि आई मान लें तो कितना हो जाएगा, -i इंटू अल्फा। तो बेटा अल्फा इज इक्वल टू k1/4 प्लस k2 इंटू l² डिवाइडेड बाय मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंटू माइनस थीटा, सिंस अल्फा इज प्रोपोर्शनल टू माइनस थीटा। क्लियर है क्या बात। अल्फा किसके प्रोपोर्शनल आया बेटा, माइनस थीटा के प्रोपोर्शनल आ गया, इसलिए मोशन कैसी है, मोशन इज एंगुलर SHM है। तो एंगुलर SHM की स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है, कंपेयर विद स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ एंगुलर SHM। वो क्या होती है बेटा, अल्फा इज इक्वल टू ω² माइनस थीटा। तो बेटा ω² की वैल्यू बता सकते हो, ω² की वैल्यू आई आपकी k1/4 प्लस k2 अपॉन मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंटू l²। क्लियर है क्या बात। दूसरी बात, वैसे तो हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस पॉइंट के अबाउट जो होगा, वन एंड के अबाउट रोड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ml²/3 होता है, तो हम इसकी वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे, कितनी, ml²/3 पुट कर देंगे। ठीक है, तो l² से l कट जाएगा, तो ऊपर कितना बचेगा बेटा, 3/m k1/4 प्लस k2 अपॉन
कितना बचेगा, एल स्क्वायर से एल कट गया है ना, बाई एम बचेगा, दिस इज ओमेगा, और रूट कर देंगे तो ऐसा आ जाएगा। तो ध्यान से देखो, थोड़ा सा इधर लिख लेते हैं अपन। तो ओमेगा को लिखेंगे 2π/t इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा, 3k1 प्लस 4k2 अपॉन 4m, एंड द टाइम पीरियड इज 2π√4m divided by 3k1 plus 4k2 is the correct answer for this question. So in this way you can find the time period of oscillation of this spring mass system, है ना। तो मतलब काफ़ी अच्छा प्रश्न है ये, आप इस प्रश्न को कॉपी कर लीजिए, देन यू विल नो ऑल द थिंग्स अबाउट दिस सिचुएशन। ठीक है, इस तरीके से आपको निकालना है। आगे बात समझ में। दूसरी बात, अब एक क्वेश्चन और करते हैं। देखो ध्यान से सुनना, अब जब हम कर ही रहे हैं तो बाकी क्वेश्चन भी करते हैं। कैसे, ये जो स्प्रिंग मास सिस्टम था मैंने आपको बताया था, इसमें जो है पार्टिकल जो रोड है वो हॉरिजॉन्टल प्लेन में है, और दिस इज द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन, और ये इस तरीके से है ना, इस तरीके से ऑसिलेट कर रही है। अब की बार हम सेम रोड को क्या करते हैं, वर्टिकली लटका देते हैं, और पॉइंट ऑफ सस्पेंशन या एक्सिस ऑफ रोटेशन ये है, और इस तरीके से हम इसे ऑसिलेट कराएंगे। तो इसका आपको टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन निकालना है। क्वेश्चन प्रॉपर लिख लीजिए, एक बार इसे कॉपी कर लो, है ना। हाँ लिखो, क्वेश्चन लिखो। इफ in the previous question the road is suspended vertically, find the time period for small oscillation के लिए क्या निकालना है बेटा, आपको टाइम पीरियड निकालना है। कैसे, रोड कैसे आपने लटकाई है, रोड वर्टिकल प्लेन में लटकाई है। कैसे लगाई है, इन वर्टिकल प्लेन। क्लियर है क्या बात। मास कितना है, दिस इज द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन, ओ मास m है, लेंथ l है। दूसरी बात, इस सेंटर ऑफ मास से एक स्प्रिंग k1 है ना, मान लेते हैं। क्लियर है क्या बात। अच्छा k1 है, और दूसरी स्प्रिंग कितनी है बेटा, k2 है, ऐसे करके है ना। थोड़ी देर के लिए k1 को हम क्या मान लेते हैं बेटा, k1 को 4k मान लेते हैं, और k2 को k मान लेते हैं फॉर अवर कन्वीनियंस। क्लियर है के बाद। नाउ इफ दिस इज इन वर्टिकल प्लेन, इफ दिस रोड इज स्लाइटली डिस्प्लेस्ड इन वर्टिकल प्लेन, तो बेटा सिचुएशन कैसे होगी। सिचुएशन देखो, पॉइंट ऑफ सस्पेंशन ये है, और आपने इसे स्लाइटली डिस्प्लेस कर दिया ऐसे करके, तो ये वाली जो स्प्रिंग है इसमें तो इलोंगेशन हो जाएगा ऐसे करके, और इसमें क्या हो जाएगा बेटा, इसमें हो जाएगा आपका कंप्रेशन हो जाएगा। क्लियर है क्या बात। तो इसमें k1 है और इसमें k2 है, या ऐसे लिख लें, इसकी स्प्रिंग कांस्टेंट k है और इसका 4k है, और इसका स्प्रिंग कांस्टेंट k है। आगे बात समझ में। इसमें इलोंगेशन x1 मानते हैं, और इसमें इलोंगेशन कितना है, x2। फिर से एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना दिया बेटा आपने, थीटा दिया। तो ये डिस्टेंस कितनी है, फिर से l/2, और बेटा ये टोटल डिस्टेंस कितनी है, l। तो इस तरीके से इसे लिख लेंगे। एंगल स्मॉल है तो एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, एंगल इज इक्वल टू आर्क, ये कितना है, x2 अपॉन रेडियस, है ना। तो x1 कितना जाएगा, थीटा इंटू l/2, और x2 कितना जाएगा बेटा, थीटा इंटू l आ जाएगा। क्लियर है के बाद। दूसरी बात, अब अगर जो इसमें हम रोड को देखेंगे, तो रोड पे देखो बेटा फोर्स कितने लगेंगे। ठीक है, फोर्स यदि आप इसे देखेंगे तो रोड पे जो फोर्स लगेंगे, क्लियर है, ये तो पॉइंट ऑफ सस्पेंशन हो जाएगा। यहाँ पे एक तो mg लगेगा, देखो ऐसे करके वर्टिकली डाउनवर्ड, है ना। दूसरी बात, एक तो इसमें इधर की ओर फोर्स लगेगा, स्प्रिंग फोर्स कितना होगा, 4kx1 होगा। दूसरा इसमें इधर की ओर फोर्स लगेगा, ये वाली स्प्रिंग लगाएगी, k इंटू x2 लगाएगा। आगे बात समझ में। यदि आप देखेंगे इस फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन तो ऐसे होगी, इस फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन ऐसे होगी, ये ऐसे लग रहा है, ये ऐसे लग रहा है, और इस फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन mg की नीचे होगी। यदि आप पॉइंट O के अबाउट टॉर्क लिखोगे तो तीन फोर्स हैं, mg डाउनवर्ड, k x2, 4k x1 इधर की ओर, तो तीन टॉर्क लिखने पड़ेंगे। तो देखो लिख लेते हैं हम, कैसे, नेट रिस्टोरिंग फोर्स, नेट रिस्टोरिंग टॉर्क
नेट रिस्टोरिंग टॉर्क इज इक्वल टू कितना, देखो इसका टॉर्क क्या होगा इनटू द वॉट, इसका टॉर्क क्या होगा इनटू द वॉट। ये कैसे, ये ऐसे घुमाएगा, ये ऐसे घुमाएगा, किधर घुमा रहा है एंटी क्लॉकवाइज या इनटू द वॉट। mg किधर घुमाएगा, mg इसे ऐसे घुमाएगा और इस mg का भी इनटू द बॉडी होगा। इसका मतलब तीनों फोर्स के टॉर्क की डायरेक्शन एक ही होगी। और टॉर्क कितना होता है, टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन विद द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। यदि ये लाइन ऑफ एक्शन फोर्स है, फोर्स कितना लग रहा है इधर की ओर 4kx1, और बेटा परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी हो गई ये, दिस इज l/2, लगभग l/2 है ना। इसी तरीके से kx2 इनटू, और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दिस द लाइन ऑफ एक्शन फोर्स, परपेंडिकुलर डिस्टेंस लगभग कितनी होगी, l ही होगी। थीटा बहुत स्मॉल है क्योंकि। दूसरा, अब देखो mg कैसे लग रहा है, mg तो नीचे लग रहा है, ये पॉइंट ऑफ सस्पेंशन है, इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही हो जाएगी। तो ये निकालने के लिए ये कितना है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, हमने तो इसे x1 ही मान लिया था, तो x1, ये डिस्टेंस कितनी है बेटा x1, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस mg इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी होगी बेटा x1 हो जाएगी। ये बात आपको क्लियर आनी चाहिए। क्लियर है क्या बात। देखो अब ये तो हो गया 2kl और x1 की वैल्यू थीटा इंटू l/2 प्लस k x2, x2 की वैल्यू कितनी रखें, थीटा इंटू l और ये वाला l। क्लियर है क्या बात, थोड़ा सा कैलकुलेशन देखना, प्लस mg इंटू x1 की वैल्यू कितनी, थीटा इंटू l/2। देखो एक बार क्लियर है क्या स्क्रीन में, थीटा इंटू l/2। अब इसे हम कैलकुलेट कर लेंगे। देखो ये तो 2 से 2 कट गया, तो इसमें कितना आएगा, kl² थीटा प्लस kl² थीटा प्लस mg l/2 इंटू थीटा। क्लियर है क्या बात। अब देखो डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में और टोटल टॉर्क नीचे डायरेक्शन में, तो टॉर्क इज इक्वल टू माइनस अल्फा। आई बात समझ में। आई की वैल्यू कितनी आएगी बेटा, जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो होगा आपका ml²/3 हो जाएगा अबाउट वन एंड ऑफ द रोड। तो बेटा अल्फा कितना हो जाएगा, अल्फा को हम लिख लेंगे, थोड़ा सा इसे कैलकुलेट कर लो, क्या 2kl² प्लस mgl/2 और इसमें से थीटा कॉमन ले लिया इधर से, है ना। और नीचे क्या लिखेंगे बेटा, l लिखेंगे, i लिखेंगे, i की वैल्यू ml²/3 लिखेंगे। क्लियर है क्या बात। दिस इज mgl इंटू थीटा हो जाएगा। दूसरी बात, माइनस चिन्ह यहाँ पे माइनस थीटा के साथ आ जाएगा। अब देखो ये कितना हो जाएगा, क्योंकि l से तो कट ही नहीं रहा है ना, यहाँ l² तो आ रहा है ना, तो ठीक है। mg इंटू x mg इंटू l टॉर्क लिखा हुआ है, बिल्कुल सही लिखा हुआ है। तो कितना आ जाएगा, ये एक l से l ऊपर उड़ जाएगा, तो kl प्लस mg डिवाइडेड बाय, है ना, और ये आ जाएगा नीचे 2ml और ऊपर आ जाएगा 3 एंड दिस इज माइनस थीटा। तो अल्फा इज इक्वल टू ओमेगा² माइनस थीटा से हम कंपेयर कर लेंगे, तो बेटा ओमेगा² कितना आएगा, देखो ओमेगा² इज इक्वल टू 3/2ml, है ना, और दिस इज 4kl प्लस mg। आगे बात समझ में। और ओमेगा इज इक्वल टू √3/2 m/m इंटू l 4kl प्लस mg, और इसे क्या लिख लेंगे 2π/t। तो t कितना जाएगा बेटा 2π/√, है ना, 2ml/3 4kl plus mg is the correct answer. So in this way you can find the time period of oscillation. क्लियर है क्या बात। तो क्वेश्चन किस तरीके से देगा, थोड़ा सा नीट और जेईई मेंस के हिसाब से ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन हो जाता है, लेकिन फिर भी आपको यदि कॉन्सेप्ट समझ में आते हैं तो ऐसा क्वेश्चन कहीं ना कहीं पे तो आपको मिल ही जाएगा। क्लियर है क्या बात। तो इस टाइप से आपको ये कंप्लीट क्वेश्चन करना है, ठीक है, कॉपी कर लीजिए एक बार। देखो कंपाउंड पेंडुलम ही कर रहे हैं हम, और कंपाउंड पेंडुलम में एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ना, एससी वर्मा में भी दे रखा है, रोडो में भी दे रखा है ना, थोड़ा सा टफ हो जाता है, लेकिन कभी कभी क्या है वो नीट और जेईई मेंस में भी पूछ सकता है ना, छोटे एग्जामों में भी पूछ सकता है। कैसे, सिंपल है कंपाउंड पेंडुलम का। मान लेते हैं फॉर एग्जांपल ये एक स्फीयर है, क्या है,
होलो स्फीयर, होलो स्फीयर है ना। चलो होलो स्फीयर नहीं लिखते, डिस्क लिख देते हैं। दिस इज डिस्क ऑफ मास m, रेडियस r, इस तरीके से है, वर्टिकल प्लेन में है। किस में है बेटा ये? वर्टिकल प्लेन में, ऐसे करके। दिस इज व्हाट? इन वर्टिकल प्लेन, इन वर्टिकल प्लेन, ऐसे करके। यदि इन वर्टिकल प्लेन में है और ये डिस्क है तो आपने क्या लगा रखा है? एक तो यहाँ से स्प्रिंग लगा रखी है ऐसे करके, और एक दूसरी स्प्रिंग इसके सर्कमफेरेंस पे ऐसे लगा रखी है आपने। क्लियर है क्या बात? तो इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K1 है, मान लेते हैं K2 है, मास इसका m है और रेडियस कितनी है इसकी r है। अब क्या करेंगे कि इस डिस्क को क्या करेंगे हम, थोड़ा सा यहाँ पे क्या है, इट परफॉर्म प्योर रोलिंग। ऐसे क्या परफॉर्म करती है बेटा? प्योर रोलिंग। सफिशिएंट फ्रिक्शन इज देयर बिटवीन द सरफेस एंड ये क्या है आपके डिस्क। क्लियर है क्या बात? अब आप क्या करोगे, इस डिस्क को थोड़ा सा, इस डिस्क को रोटेट करके छोड़ दोगे। क्लियर है क्या बात? जब आप इस डिस्क को रोटेट करके छोड़ोगे तो देखो कैसे सिचुएशन बनेगी, ये थोड़ा सा इस तरीके से रोटेट हो जाएगा, है ना। तो हल्का सा रोटेट करा ऐसे करके, तो ये वाली स्प्रिंग, इस स्प्रिंग में तो क्या आएगा, इस वाली स्प्रिंग में तो इलोंगेशन हो जाएगा, थोड़ा सा इलोंगेशन हो गया, है ना। और इस वाली स्प्रिंग में, ये पॉइंट यहाँ है, इसमें थोड़ा सा कंप्रेशन हो जाएगा। क्लियर है क्या बात? दूसरी बात, mg और जो पॉइंट ऑफ सस्पेंशन होगा, सॉरी mg और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा, वो एक ही डायरेक्शन, एक ही पॉइंट से होकर के जाएगा, इसलिए mg का टॉर्क क्या हो जाएगा, इसमें 0 हो जाएगा। दूसरी बात, यदि इसमें इलोंगेशन, यदि आपने इसे थीटा रोटेट कराए, थीटा ऐसे रोटेट कराए, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इनटू द बोर्ड, तो यदि ये K2 है और इसमें थोड़ी देर के लिए से K2 मान लेते हैं, मान लिया इसमें K1 है और इसमें इलोंगेशन कितना है बेटा, इसमें इलोंगेशन x1 आया, और यदि ये K2 है और इसमें कंप्रेशन x2 आया, तो फिर से हम x1 x2 और थीटा में रिलेशन निकाल लेंगे। ये डिस्टेंस कितनी आएगी, ये तो है r और ये भी r है, तो ये डिस्टेंस हो गई r और ये वाली डिस्टेंस कितनी हो गई 2r। तो एंगल इज इक्वल टू आर्क x1 अपॉन रेडियस, रेडियस कितनी है r, इज इक्वल टू, अब इस वाले ट्राइंगल में एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस कितनी हो गई 2r। तो बेटा x1 की वैल्यू कितनी आ गई, थीटा इंटू r, x2 की वैल्यू कितनी आ गई, 2 थीटा इंटू r। एक तो चीज ये हो गई। दूसरी बात, यदि आप इस पे देखोगे कि इस पॉइंट O को यदि आप मान लेते हो तो बेटा mg तो यहीं से जाएगा लगभग, है ना, तो mg का टॉर्क तो नीचे हो जाएगा। क्लियर है क्या बात? दूसरा जो टॉर्क लगेगा, एक तो वो इसका लगेगा इधर की ओर ना, इस पे तो फोर्स लगेगा कैसे, इधर की ओर लगेगा, और फोर्स की वैल्यू कितनी होगी K1 x1, और इस पे कंप्रेशन फोर्स की वजह से K2 इंटू x2 लगेगा। ठीक है, तो पॉइंट O के रेस्पेक्ट में इसका आप क्या करोगे, टॉर्क निकाल लोगे। कैसे? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट तो इधर था, इसका टॉर्क इधर और उसका भी टॉर्क इधर, तो नेट रेस्टोरिंग टॉर्क जो होगा वो K1 x1 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस प्लस K2 x2 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, कितनी 2r। दूसरा K1 x1 इंटू x1 की वैल्यू कितनी थी, x1 की वैल्यू थी थीटा इंटू r और ये एक r। K2 x2 की वैल्यू कितनी थी बेटा, 2 थीटा इंटू 2r, तो कितना हो जाएगा K1 r स्क्वायर, K2 4r स्क्वायर इंटू थीटा। दिस इज टॉर्क। टॉर्क को क्या लिख लेंगे, माइनस आई इंटू एल्फा, K1 प्लस 4K2, क्लियर है क्या बात, इंटू r स्क्वायर माइनस थीटा हो जाएगा, और एल्फा इज इक्वल टू K1 प्लस 4K2 डिवाइडेड बाय आई इंटू r स्क्वायर माइनस थीटा। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखना है इस पॉइंट के अबाउट, है ना। सो दिस इज द सेंटर ऑफ मास एंड दिस इज द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन, पॉइंट ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन। I इज इक्वल टू ICM प्लस mr स्क्वायर, ये d कितनी हो जाएगी r, तो यहाँ सेंटर ऑफ मास के अबाउट जो डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो हाफ mr स्क्वायर होता है, प्लस mr स्क्वायर ये हो जाएगा, दिस इज 3/2 mr स्क्वायर। क्लियर है क्या बात? तो यहाँ पे अल्फा इज इक्वल टू K1 प्लस 4K2 और I की जगह 3/2 mr स्क्वायर इंटू r स्क्वायर माइनस थीटा आ जाता है। क्लियर है क्या बात? तो r स्क्वायर से तो r स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, आई बात समझ में।
दूसरा, इसे हम प्रॉपरली थोड़ा सा मॉडिफाई करके लिख लेते हैं। कैसे? इधर की ओर लिख लेते हैं अल्फा इज इक्वल टू व्हाट, अल्फा इज इक्वल टू 2/3m और ऊपर क्या आएगा k1 प्लस 4k2 एंड 2 माइनस थीटा। क्लियर है क्या बात? तो अल्फा इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर इंटू माइनस थीटा से यदि आप कंपेयर करोगे तो बेटा ओमेगा स्क्वायर कितना आ जाएगा, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 2/3m k1 प्लस 4k2। क्लियर है क्या बात? 4k2। और यदि आप रूट ले लोगे तो बेटा ओमेगा कितना आ जाएगा, ओमेगा इज इक्वल टू रूट ओवर 2/3m k1 प्लस 4k2 और ओमेगा को क्या लिख लेंगे 2π/t। तो इम्प्लाइज दैट टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन कितना आ जाएगा बेटा, टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन आ जाएगा 2π√3m/2 k1 प्लस 4k2 के इक्वल आ जाएगा। एक बार आप कैलकुलेशन फिर से इसकी चेक कर लेना, है ना। सो दिस इज द वे इन विच कंपाउंड पेंडुलम कैन बी सॉल्व। So this is all about the compound pendulum, है ना। This is all about compound pendulum. Now we move to the next title. Our next title is torsional pendulum. What is torsional pendulum? Torsional pendulum क्या होता है? हेडिंग डाल लीजिए आप एक बार, torsional pendulum. टॉर्जनल पेंडुलम क्या होता है कि एक वायर होता है ना, और इस वायर को वर्टिकली यदि आप हैंग कर दो और यदि आप किसी बॉडी को मान लेते हैं तो वो हो गई आपकी, है ना, दिस इज अ बॉडी, कोई सर्कुलर बॉडी है, इस तरीके से ये वायर है ना, और ये लाइट टॉर्जनल वायर है, दिस इज ए लाइट टॉर्जनल वायर एंड it can be twisted, और ये बॉडी है, दिस इज अ बॉडी, ये पॉइंट ऑफ सस्पेंशन हो गया O मान लेते हैं, और इसके अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है बेटा, I है। जब आप इस बॉडी को ऐसे, ये तो फ्लैट रहेगा, इसे ऐसे ट्विस्ट करोगे इस डायरेक्शन में, आप इसे ट्विस्ट करोगे तो किस तरीके से सिचुएशन बन जाएगी कि पहले तो ये एंगल यहाँ पे था, अब ये थोड़ा सा, एक मिनट दोबारा से बनाते हैं। कैसे? पहले तो ये इस सिचुएशन में था ऐसे करके, है ना, अब इसे आपने क्या करा, इसे थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया, ऐसे ट्विस्ट कर दिया, तो ये कितना एंगल मूव कर जाएगा, थीटा जो एंगल है ये मूव कर जाएगा। क्लियर है क्या बात? आई बात समझ में? तो ये ट्विस्ट हो जाएगा तो इस पे रिट्विस्ट टॉर्क लगता है ना, और ये जो टॉर्क होता है वो थीटा के प्रोपोर्शनल होता है। जितना आप इसे एंगुलर डिस्प्लेस करोगे, जितना ट्विस्ट करोगे, उतना ही रिस्टोरिंग टॉर्क वापस लगेगा। दूसरा, यदि आप ट्विस्ट इस तरीके से करोगे तो टॉर्क इस तरीके से लगेगा। तो ये जो टॉर्क और ट्विस्ट होता है एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में तो होता ही है, साथ में इसके प्रोपोर्शनल भी होता है। दूसरी बात, यदि टॉर्क यदि इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटाएं तो दिस इज इक्वल टू C माइनस थीटा। C इज व्हाट? C इज द टॉरिजनल कांस्टेंट। क्लियर है क्या बात? दूसरी बात, टॉर्क इज इक्वल टू I अल्फा, तो अल्फा इज इक्वल टू C/I माइनस थीटा। सो देयरफॉर सिंस अल्फा इज प्रोपोर्शनल टू माइनस थीटा, यानी एंगुलर एक्सेलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू angular displacement and in opposite direction to the displacement, therefore it is a angular SHM and therefore compare with alpha is equal to omega square minus theta। यहाँ से देखो ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, C/I। व्हाट इज I इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस पॉइंट ऑफ सस्पेंशन। I क्या है? इस मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज अबाउट पॉइंट ऑफ सस्पेंशन। यदि ओमेगा को C लिखें, ओमेगा कैन बी रिटन एज T/2π, T इज इक्वल टू 2π√I/C इज द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ दिस टॉरिजनल पेंडुलम। तो इस चीज को आपको याद रखना है, कभी कभार ही पूछा जा सकता है। क्लियर है क्या बात? सो दिस इज द केस ऑफ द टॉरिजनल पेंडुलम एंड द कंपाउंड पेंडुलम। ठीक।
ठीक है, आप एक बार इसे कॉपी कर लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं, है ना। और आगे हमारा नया टॉपिक है हमारा क्या, कॉम्बिनेशन ऑफ एसएचएम, है ना, सुपरपोजिशन ऑफ टू एसएचएम, है ना। सुपरपोजिशन ऑफ टू एसएचएम कैसे है कि मान लेते हैं कोई पार्टिकल है एंड इट comes under the influence of two SHMs, then the particle will move according to the resultant wave, according to the resultant of the superposition of two SHM। यदि कोई पार्टिकल पर दो SHM एक साथ लगा दी जाए तो वो जो पार्टिकल है ना तो पहले की एसएचएम की तरह पार्टिकल मोशन करेगा, ना ही दूसरे की तरह। कैसे करेगा, उन दोनों का जो कंबाइन इफेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग वो क्या करने लगेगा, एसएचएम करने लगेगा। क्लियर है बात। तो देखो कैसे करेगा एसएचएम। दो टाइप से हो सकती है सुपरपोजिशन ऑफ टू एसएचएम, दो टाइप से हो सकती है। फर्स्ट, इफ टू एसएचएम्स आर इन सेम डायरेक्शन, तो थोड़ा सा लिख लीजिए कैसे। इफ ए पार्टिकल कम्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द टू एसएचएम ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी बट डिफरेंट एम्पलीट्यूड इन सेम डायरेक्शन, देन एम्पलीट्यूड तो डिफरेंट है लेकिन सेम डायरेक्शन में है एसएचएम और फ्रीक्वेंसी सेम है। यानी कि पहले का मान लेते हैं हम A1 एम्पलीट्यूड मान लेते हैं, फ्रीक्वेंसी तो ओमेगा टी है, और दूसरा जो एसएचएम है वो A2 साइन ओमेगा टी प्लस फाई मान लेते हैं। दोनों में फेज डिफरेंस कितना है बेटा, ये तो फेज 1 हो गया, फेज 2 फेज डिफरेंस है ना, फेज डिफरेंस, दिस इज फेज 1, दिस इज फेज 1, दिस इज फेज 2, तो फेज डिफरेंस कितना होगा बेटा, ओमेगा टी प्लस फाई माइनस ओमेगा टी से कट जाएगा फाई। सो फेज डिफरेंस कितना आ गया, डेल्टा फाई इज इक्वल टू फाई इन दिस केस आ जाता है। क्लियर है के बाद। नाउ इफ दीज टू एसएचएम आर सुपर इम्पोज द रिजल्टेंट एसएचएम क्या होगी बेटा, x इज इक्वल टू x1 प्लस x2। व्हाट इज x1, a1 साइन ओमेगा टी प्लस a2 साइन ओमेगा टी प्लस फाई। इसमें क्या करेंगे हम, अब इन दोनों का कंबाइन इफेक्ट करके अपने को केस करना है। ये आपने बहुत बार कर रखा है, फिर से करते हैं। ए साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला हम खोल देंगे, a1 है ना, थोड़ा सा यहाँ लिख लेते हैं अपन। कैसे, x जो आएगा वो a1 साइन ओमेगा टी तो आएगा ही प्लस a2, और बेटा साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। दूसरी बात a2 की अंदर इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी और इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो जाएगी। अब इसमें से साइन ओमेगा टी यदि कॉमन लेंगे तो a1 प्लस a2 कॉस फाई इंटू साइन ओमेगा टी प्लस इसमें a2 साइन फाई इधर लिख करके और कॉस ओमेगा टी भी हम इसे लिख सकते हैं। So this is the resultant displacement of particle which come under the influence of the two SHM in the same direction of same frequency but different amplitude with phase difference phi. The resultant is this. We will modify it further. कैसे, इसे थोड़ी देर के लिए हम a cos अल्फा मान लेते हैं और इसे थोड़ी देर के लिए हम a sin अल्फा मान लेते हैं। यदि आपने इसे a cos अल्फा माना, यदि इसे तो a cos अल्फा इंटू साइन ओमेगा टी प्लस ए साइन अल्फा इंटू कॉस ओमेगा टी। दूसरा इसमें से ए कॉमन लेके ये साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला बन जाएगा, यानी साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा। यानी कि जो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट है, द रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा के बराबर हो जाता है। आगे बात समझ में। दूसरी बात, अब ये जो है व्हाट इज ए, A is the amplitude of the resultant displacement of the particle। अब हम इसे थोड़ी देर के लिए ए आर से रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड कैसे निकलेगा, इसे ए आर से देखो ए आर कैसे निकलेगा। तो यदि आप देखोगे कि ए आर
साइन अल्फा इज इक्वल टू ए टू साइन फाई, दूसरा ए आर कॉस अल्फा इज इक्वल टू ए वन प्लस ए टू कॉस फाई, है ना, कॉस फाई। अब हमें इस इक्वेशन नंबर 1 और 2 से ए आर रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड की वैल्यू निकालनी है। तो क्या करेंगे हम, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर कर देंगे। तो इन दोनों का स्क्वायर करेंगे तो ए आर स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा, ए आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा। तो लेफ्ट में तो ये आ जाएगा, इधर क्या बचेगा बेटा, ए टू साइन फाई का स्क्वायर प्लस ए वन प्लस ए टू कॉस फाई का स्क्वायर, है ना। अब यहाँ से देखो, थोड़ा सा इसे और सिंप्लीफाई कर लेते हैं अपन। कैसे कि यदि आप इसे ए आर स्क्वायर लिखोगे तो अंदर क्या बचेगा, साइन स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा, और इधर क्या बचेगा बेटा, इधर देखो ए टू स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई, क्लियर है क्या बात। और ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा, दैट इज ए वन स्क्वायर प्लस ए टू स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई प्लस 2a1 a2 कॉस फाई। ध्यान से देखो, यदि आप इस और इस टर्म में a2 को कॉमन ले लेते हो तो सबसे पहले तो इधर तो बच गया a1 स्क्वायर, और इसमें से a2 स्क्वायर को यदि आप कॉमन लोगे तो साइन स्क्वायर फाई प्लस कॉस स्क्वायर फाई प्लस 2a1 a2 कॉस फाई भी आ जाता है। यहाँ से साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू, ये तो 1 हो जाता है, दिस इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से क्या बचेगा, रिजल्टेंट का एम्पलीट्यूड का स्क्वायर इज इक्वल टू ए वन स्क्वायर प्लस, ये भी क्या बन जाएगा बेटा, 1 बन जाएगा, प्लस 2a1 a2 कॉस फाई। क्लियर है क्या बात। और ए आर की जो वैल्यू है वो रूट ओवर a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कॉस फाई के बराबर आ जाती है। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट फॉर रिजल्टेंट SHM इन द सेम डायरेक्शन। क्लियर है क्या बात, एक बार कॉपी कर लो, है ना। तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड किस किस पे डिपेंड करता है, यदि दो SHM सेम डायरेक्शन में है, x डायरेक्शन में है, उनके एम्पलीट्यूड a1 a2 है और उनमें फेज डिफरेंस फाई है, तो बेटा रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड कितना आता है, इस तरीके से आता है। तो आप इसे एक बार देख लीजिए कि रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड में यदि आप देखोगे, है ना, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड कब होगा, है ना, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड कब होगा, व्हेन इफ cos फाई इज इक्वल टू 1। तो फाई की वैल्यू कितनी होगी, फाई की वैल्यू होगी 0, यानी कि दोनों में इफ फेज डिफरेंस इन बोथ SHM इज 0, तो cos फाई 1 हो जाएगा, cos फाई 1 हो जाएगा। और रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड कितना आएगा बेटा, रूट ओवर a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 आ जाएगा। और ये कितना होगा बेटा, a1 प्लस a2 का स्क्वायर का रूट, और दिस इज ए रिजल्टेंट कितना होगा, a1 प्लस a2 के इक्वल हो जाता है ना। यदि इफ फाई इज इक्वल टू पाई, यानी कि दोनों के बीच में फेज डिफरेंस पाई हो, यानी कि दोनों वेव SHM में फेज अपोजिट इन फेज हो, तो कॉस पाई की वैल्यू कितनी होगी, -1। तो कितना जाएगा बेटा, रिजल्टेंट इज इक्वल टू रूट ओवर a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 इंटू -1, है ना। तो कितना जाएगा ये, a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर माइनस 2a1 a2 रूट में, और ये बन जाएगा आपका a1 माइनस a2 का स्क्वायर का रूट बन जाएगा। थोड़ी देर के लिए a1 यदि a2 से बड़ा है तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड जो आएगा, है ना, उसे मैग्नीट्यूड a1 माइनस a2 के बराबर लिख सकते हैं। आगे बात समझ में, जैसे आपने वेक्टर में पहले चैप्टर के वेक्टर में पढ़ा था, उसी तरीके से हम इसे सॉल्व कर सकते हो, है ना। तीसरा केस आप बता सकते हो कि इफ फेज डिफरेंस यानी दोनों SHM में π/2 होगा तो cos π/2 की वैल्यू 0 होती है, तो बेटा जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड आएगा वो कितना आएगा, a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 इंटू कॉस π/2 0, एंड दिस इज इक्वल टू रूट ओवर a1 स्क्वायर प्लस
A2 स्क्वायर आ जाता है। सो दिस इज द रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड इफ फेज डिफरेंस बिटवीन टू वेव इज π/2। दूसरी बात क्या, अब यदि जैसे मान लिया दे दे फेज इज इक्वल टू 60 डिग्री, दोनों के बीच में फेज डिफरेंस कितना है π/3, तो cos π/3 cos 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, तो आपका रिजल्टेंट आ जाएगा AR कितना आ जाएगा बेटा A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 है ना इंटू 1/2 से कट जाएगा। और वैल्यूज दे रखी होंगी किसकी, A1 स्क्वायर की, A2 स्क्वायर, A1 A2 की वैल्यू दे रखी होंगी, तो आप रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड इसकी हेल्प से निकाल सकते हो। सो दिस इज द सुपरपोजिशन ऑफ टू SHM इन द सेम डायरेक्शन व्हेन एंगुलर फ्रीक्वेंसी इज सेम एंड एम्पलीट्यूड आर डिफरेंट। एम्पलीट्यूड भी सेम भी हो सकते हैं, जब एम्पलीट्यूड A1 A2 सेम होंगे तो आप इसमें A1 A2 सेम करके आंसर निकाल सकते हो। क्लियर है क्या बात? सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ द सुपरपोजिशन ऑफ टू SHM इन सेम डायरेक्शन। अब हम इसमें क्वेश्चन कर लेते हैं, तभी आपको जो है वो क्लियर होगा, है ना। ओके तो देखो क्वेश्चन लिख लो पहले। एक क्वेश्चन क्या है, इफ ए पार्टिकल इज सब्जेक्टेड टू 2 SHM, if a particle is subjected to 2 SHM of same angular frequency having amplitude 6 centimeter and 8 centimeter, सेम एंगुलर फ्रीक्वेंसी है और एम्पलीट्यूड एक का क्या है 6 सेंटीमीटर और एक का क्या है 8 सेंटीमीटर। सो फाइंड द रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड इफ द फेज डिफरेंस, पहले में इफ फेज डिफरेंस इज 0, दूसरे में फेज डिफरेंस इज π/2, थर्ड में फेज डिफरेंस इज पाई, फोर्थ फेज डिफरेंस इज π/3, ऐसे करके करना है। क्लियर है क्या बात? तो देखो एक का एंगुलर आपसे इस सुपरपोजिशन ऑफ SHM में आपको क्या देगा, आपसे क्या पूछेगा, आपसे पूछेगा रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। तो A1 और A2 की वैल्यू दे रखी है और रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड इन सेम डायरेक्शन में है, तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला 2A1 A2 cos phi ऐसे निकाला था। व्हाट इज phi इज द फेज डिफरेंस, बस। तो आंसर तो सिंपल ही है, कैसे A1 8 है, A1 6 है और A2 8 दे रखा है। तो पहले केस में phi यदि 0 है तो cos 0 कितना हो गया बेटा 1, यानी सेम फेज में है। तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड क्या होता है बेटा A1 प्लस A2 होता है। नहीं आई बात समझ में? तो A1 कितना है बेटा 6 प्लस 8 इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर इज द करेक्ट आंसर। दूसरा, यदि फाई कितना है पाई है, सॉरी π/2 है, तो cos π/2 कितना होगा 0। अभी हमने फॉर्मूला भी निकाला, तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड ये 0 हो जाएगा, तो कितना आएगा √ A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है √6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर, दैट इज 10 सेंटीमीटर विल कम व्हेन यू विल सॉल्व दिस। थर्ड में क्या करोगे बेटा आप, थर्ड में दे रखा है पाई इज इक्वल टू पाई, फाई इज इक्वल टू पाई, कॉस पाई कितना होता है -1, यानी कि दोनों जो SHM है वो आउट ऑफ फेज है। तो जब आउट ऑफ फेज होते हैं तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड कितना आता है बेटा A1 माइनस A2 का मैग्नीट्यूड। तो A1 तो है 6 माइनस 8 इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर आ जाएगा। फोर्थ में यदि पाई इज इक्वल टू फाई इज इक्वल टू π/3 है, तो cos π/3 की वैल्यू 60 cos 60 यानी 1/2। तो बेटा आंसर कितना आएगा, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड जो आता है वो कैसे आ जाएगा, इट विल कम्स 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर प्लस 2, 6 इंटू 8 इंटू 1/2। तो कितना आ जाएगा देखो 36 प्लस 64 प्लस 8 48, है ना। ये 2 से तो 2 कट जाएगा, 8 48 कितना आ जाएगा 148 सेंटीमीटर इज द रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। सो इन दिस वे यू कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम। क्लियर है क्या बात? तो ये है, लेकिन ये तो बहुत ही सिंपल तरीका है। वैसे तो आता तो ऐसे भी क्वेश्चन है, लेकिन ध्यान से सुनना, डिफरेंट तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। आपने ये जो कैलकुलेशन इतनी टफ करी है, इसे हम आसानी से वेक्टर की हेल्प से भी हम कर सकते हैं, है ना।
तो वेक्टर की हेल्प से कैसे कर सकते हैं कि आप इन a1 a2 जो एम्पलीट्यूड दिए हुए हैं इन्हें आप यदि वेक्टरली ऐड करेंगे तो डेफिनेटली यू विल गेट द आंसर इन वेरी इजी वे। कैसे कि यदि एक SHM है x1 इज इक्वल टू a1 साइन ओमेगा टी और दूसरी SHM है a2 साइन ओमेगा टी प्लस फाई, इस तरीके से दे रखा है। दोनों में फेज डिफरेंस कितना है फाई। तो आप क्या करेंगे, जिसमें इनिशियल फेज 0 है उसे क्या मान लेंगे आप, रेफरेंस इधर मान लेंगे, और जो x2 है वो उससे फेज प्लस पाई है, तो आप इसे a2 को एक वेक्टर से इस तरीके से लिख सकते हो। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ पैरेललोग्राम इनका जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड आता है वही आएगा जैसे हमने वेक्टरली ऐड करे थे, यानी a1 वेक्टर और a2 वेक्टर का रिजल्टेंट क्या आता है, ध्यान नहीं है आपको, कितना आता है, रूट ओवर a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos फाई। तो ये तो हमें एक लाइन में ही आ गया, इतनी सारी हमें कैलकुलेशन की थी मैथमेटिकली, दैट वाज आल्सो नेसेसरी टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, बट इट इज द शॉर्टकट वे टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। ऑल्सो this vector method would be applied if more than 2 SHMs are there and you are asked to find the combined effect of these SHM. For example, क्वेश्चन लिख लीजिए, कैसे क्वेश्चन लिखेंगे, लिखो, if a particle is subjected to 4 SHM, लिखो क्वेश्चन, if a particle is subjected to 4 SHM in same direction simultaneously, each having amplitude 2 centimeter, each having amplitude 2 centimeter. First SHM has 0 initial phase and second is 37 degree ahead of first, and third is 90 degree ahead of first. Find the resultant amplitude using vector method. क्लियर है क्या बात? Find the resultant amplitude using vector method. देखो कैसे बताया मैंने, 3 SHM दे दी, x1 x2 x3, या तो वो आपको इस तरीके से लिख करके दे सकता है या SHM की इक्वेशन भी दे सकता है। ईच एम्पलीट्यूड, पहली बात तो तीनों सेम डायरेक्शन में है और सबका एम्पलीट्यूड कितना है, 2 सेंटीमीटर है। दूसरा इनिशियल फेज पहले की कितनी है, 0, तो साइन ओमेगा टी। तीसरा ये पहला जो है 37 डिग्री है ना, पाई बाई 180 डिग्री ऐसे लिख सकते हैं, ये आगे है, 37 डिग्री आगे है। दूसरा ये तीसरी वाली पहले से 90 डिग्री आगे है, यानी पाई बाई 2 डिग्री आगे है, ऐसे करके। तो इनका रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड निकालना है। अब यदि आप इसका रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड निकालोगे तो जब हमने पहले तरीके से किया था, तो इन तीनों इक्वेशन को जोड़ोगे, साइन a प्लस बी फॉर्मूला लगाओगे, कंबाइन करोगे, तो आपका पूरा पेज भर जाएगा, लेकिन आंसर नहीं आएगा, बहुत कम चांसेस है। इसे आप किस तरीके से कर सकते हो, सीधे सीधे वेक्टरली ऐड कर दोगे, आंसर आ जाएगा। कैसे कि आप जिसे इनिशियल फेज 0 है उसे तो क्या मान लेंगे, रेफरेंस मान लेंगे, तो ये 2 सेंटीमीटर ऐसे है, कौन सा, a1 मान लें इसे थोड़ी देर के लिए। दूसरा सेकंड पार्टिकल है 37 डिग्री अहेड ऑफ फर्स्ट, अहेड का मतलब है इधर की ओर, है ना, लैग का मतलब होता है पीछे की ओर, अहेड का मतलब होता है एंटी क्लॉकवाइज, इस तरीके से। तो ये 2 सेंटीमीटर है और a2 वेक्टर है ना, और ये कितना है बेटा, 37 डिग्री है। क्लियर है क्या बात? दूसरा जो a3 है वो x3 जो है वो x1 से 90 डिग्री आगे है, 90 डिग्री कहाँ है, वो यहाँ पे चला गया ऐसे करके, कितना है, 2 सेंटीमीटर, और ये कितना हो गया, a3। क्लियर है क्या बात? तो आपको क्या करना है, आपको इसका रिजल्टेंट निकालना है, वेक्टर की हेल्प से निकाल देंगे, आंसर आ जाएगा। कैसे निकालेंगे, देखो इसे आसानी से हम सॉल्व कर सकते हैं कि भाई आपने इसे 2 सेंटीमीटर मान लिया, तो 2 सेंटीमीटर तो ये हो गया, ये ठीक है, ये y डायरेक्शन में एक ही वेक्टर मान लिया 2 सेंटीमीटर लेंथ का। अब ये वेक्टर है, ये ना x में है और ना ही y में है, तो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू रिजॉल्व दिस। कितना, अगर जो आप इसे देखोगे ये 2 सेंटीमीटर है और 37 डिग्री ये है, तो इधर कितना हो जाएगा, 2 cos 37, और इधर कितना हो जाएगा, 2 sin 37। तो बेटा sin 37 3/5 होता है, cos 37 4/5 होता है।
तो बेटा इधर की डायरेक्शन में कितना और ऐड कर देंगे इफेक्ट 8/5 और इधर की डायरेक्शन में 6/5। क्लियर है क्या बात? तो इसका मतलब ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 एकम 5 और 5 छंग 30, यानी कि इस डायरेक्शन में हो जाएगा 3.6 सेंटीमीटर और इस डायरेक्शन में कितना हो जाएगा बेटा 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, तो कितना हो जाएगा 3.2 सेंटीमीटर। तो इनका रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड ए आर कितना आएगा √a² प्लस b², यानी 3.6 का स्क्वायर प्लस 3.b का स्क्वायर। इसे आप सॉल्व कर लेना, डेफिनेटली यू विल गेट द करेक्ट आंसर। तो इन दिस वे इफ या तो इक्वेशन ऐसे लिख करके दे देगा वो, है ना, या तो इक्वेशन ऐसे लिख करके दे देगा या आपको बोल करके देगा कि दूसरी पहली एसएचएम तो इनिशियल फेज 0 है, दूसरी की अहेड है या पीछे है ना, और आप उसे वेक्टर डायग्राम बनाएंगे एंड देन यू कैन then you can find the resultant amplitude with the help of vector analysis। क्लियर है क्या बात? तो इस तरीके से आपको कर लेना है। तो ये था combination of SHM of more than 2 SHM if they are in the same direction। कभी कभी क्या होगा, वो थोड़ा सा क्वेश्चन डिफरेंट भी दे देगा। कैसे कि if a particle is under 2 SHM which are perpendicular, है ना, जैसे कि लिख लो if particle is under influence of 2 perpendicular SHM, है ना। कैसे कि भाई एक पार्टिकल है तो x = a1 sin ओमेगा t, है ना, और दूसरा फ्रीक्वेंसी सेम होगी y डायरेक्शन में a2 sin ओमेगा t प्लस फाई, इस तरीके से है ना, दोनों में फेज डिफरेंस है। स्पेशल केस बनता है क्या, इफ फाई इज 0, दोनों में इनिशियल फेज 0 है तो y कितना हो जाएगा a2 sin ओमेगा t। क्लियर है क्या बात? देखो इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 आपसे ये पूछता है कि यदि एक पार्टिकल 2 SHM के इन्फ्लुएंस में है जिनमें इनिशियल फेज 0 है और उनका एम्पलीट्यूड a1 a2 है, तो उसका पाथ कैसा होगा, है ना। तो फर्स्ट केस लिख लेते हैं, फाई = 0, तो पाथ कैसे निकालेंगे? पाथ निकालने के लिए या ट्रेजेक्टरी निकालने के लिए क्या करते हैं हम, x को t के टर्म में लिखते हैं, y को t के टर्म में लिखते हैं और उसमें t को एलिमिनेट कर देते हैं और xy में जो रिलेशन आता है दैट इज द पाथ ऑफ द पार्टिकल और ट्रेजेक्टरी ऑफ द पार्टिकल। तो देखो इसमें x को लिखा है आपने t के टर्म में, बहुत अच्छी बात है, y को लिखा आपने t के टर्म में साइन ओमेगा t, इस तरीके से। तो अब आपको इसमें क्या करना है, t को एलिमिनेट करना है। t को एलिमिनेट कैसे कर रहे हो, मेरे को दिख रहा है कि यदि मैं इसे 1 मान लूँ, इसे 2 मान लूँ और 1 और 2 को डिवाइड कर दूं तो x/y = a1/a2 नहीं आ गया, नहीं आई बात समझ में। तो y = क्या आ गया, a2/a1 × x। ये तो कैसे आ गया, y = mx। इसका मतलब इसका पाथ कैसा होगा, इसका पाथ जो होगा वो स्ट्रेट लाइन होगा, यानी कि ऐसे करके। और x1, x की वैल्यू मैक्सिमम कितनी हो सकती है, a1, तो x की वैल्यू मैक्सिमम कितनी होगी, a1, तो y की वैल्यू हो जाएगी a2, और x की वैल्यू जब -a1 हो सकती है मैक्सिमम वैल्यू, तो y की वैल्यू होगी -a2। कहने का मतलब क्या है कि यदि एक पार्टिकल है ऐसे करके और यदि वो इसके इन्फ्लुएंस में होता तो ये ऐसे ऐसे SHM करता, a+a और -a के बीच में। यदि एक पार्टिकल केवल और केवल इसके इन्फ्लुएंस में होता तो ऐसे SHM करता, +a2 और -a2 के बीच में, या तो ऐसे SHM करता या ऐसे SHM करता। यदि दोनों SHM इस पार्टिकल पे लगा दें तो कैसे SHM करेगा, पार्टिकल ऐसे SHM करेगा। कैसे, इस तरीके से SHM करेगा, स्ट्रेट लाइन में विद पॉजिटिव स्लोप। नहीं आई बात समझ में? स्लोप भी निकाल सकते हो आप, यदि ये थीटा पूछे तो tan थीटा कितना हो गया, वैसे तो स्लोप यहाँ से निकल लिया = a2/a1, इससे भी निकाल सकते हैं, ये a2 है ये a1 है। नहीं आई बात समझ में? इसी तरीके से वो आपसे पूछेगा इफ थीटा = 0 है, इफ फाई, दूसरा केस बना लेते हैं, = π/2, तो x क्या हो जाएगा, a1 sin ओमेगा t और y क्या हो जाएगा, a2 sin ओमेगा t प्लस π/2, और
y कितना हो जाएगा ये a2 cos ओमेगा टी। क्लियर है क्या बात? तो दिस इज y, x और y है ना। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 2 आपको क्या लाना है बेटा? आपको x और y में रिलेशन लाना है। तो अब इसमें से साइन ओमेगा टी या कॉस ओमेगा टी है, तो 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर यदि आप करेंगे तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू कितना? a1 स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस a2 स्क्वायर, नहीं ऐसे नहीं करेंगे है ना। 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर नहीं करेंगे। कैसे, इसे थोड़ा सा और देख लेते हैं। क्या यहां से जो आएगा x अपॉन a1 इज इक्वल टू साइन ओमेगा टी ऐसे करके, और यहां से आएगा y अपॉन a2 इज इक्वल टू कॉस ओमेगा टी। नहीं आई बात समझ में? तो अब क्या करेंगे, इसे 1 मान लेंगे, इसे 2 मान लेंगे और 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर कर देंगे। तो इधर आएगा x स्क्वायर अपॉन a1 स्क्वायर है ना, और इधर कितना आएगा y स्क्वायर अपॉन a2 स्क्वायर इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस कॉस स्क्वायर ओमेगा टी आ जाएगा। और ये तो क्या होता है 1, तो कितना आ जाएगा बेटा? ये x स्क्वायर अपॉन a1 स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन a2 स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो बेटा ये किसकी इक्वेशन है? द पाथ ऑफ द पार्टिकल वुड बी इलिप्स। कैसे? x और y। इसका मतलब यदि वो x के इन्फ्लुएंस में होता तो स्ट्रेट लाइन में मूव करता, y के इन्फ्लुएंस में होता तो स्ट्रेट लाइन में मूव करता। यदि दोनों के इन्फ्लुएंस में है और पाई बाय 2 का फेज है तो कैसे मूव करेगा? वो बेटा इस तरीके से इलिप्टिकली मूव करेगा। इसमें एक स्पेशल केस ये बन जाता है कि फाई की वैल्यू कितनी हो गई? 0, सॉरी फाई की वैल्यू हो गई पाई बाय 2, और a1 और a2 क्या हो जाए? इफ पाई इज इक्वल टू पाई बाय 2 एंड a1 और a2 क्या हो जाए बेटा? बराबर हो जाए। तो यहां से देखो, यदि a1 a2 बराबर हो जाएंगे तो x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर इज इक्वल टू 1, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। तो ये क्या आ गया? दिस इज द इक्वेशन ऑफ सर्किल। इसका मतलब जो पार्टिकल है वो कैसे मूव करने लगेगा बेटा? वो सर्किल में मूव करने लगेगा, ऐसे मूव करने लगेगा। क्लियर है क्या बात? दूसरी बात, इफ फिफ्थ केस बना लेते हैं, ये थर्ड था मेरे ख्याल से है ना, सॉरी ये फिफ्थ, ये फोर्थ केस बन गया था। इफ फाई इज इक्वल टू पाई है ना, तो x तो आ जाएगा a1 साइन ओमेगा टी आ जाएगा, और y जो आएगा है ना, y कितना आएगा? a2 साइन ओमेगा टी प्लस पाई। बेटा ओमेगा टी प्लस पाई यानी पाई प्लस थीटा कितना होता है? माइनस a2 साइन ओमेगा टी आ जाएगा। अब इसे इक्वेशन नंबर 1 इसे मान लो, इक्वेशन नंबर 2 मान लो। 1 डिवाइडेड बाय 2 करोगे तो y अपॉन एक्स इज इक्वल टू माइनस a2 अपॉन a1 आ जाएगा। सो y इज इक्वल टू माइनस a2 अपॉन a1 इंटू एक्स, और ये क्या है बेटा? इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन विथ स्लोप कितनी है इसकी स्लोप है नेगेटिव। क्लियर है क्या बात? कैसे पार्टिकल परफॉर्म करेगा? SHM करने लगेगा विद नेगेटिव स्लोप। ये तो x1 हो सकता है मैक्सिमम वैल्यू, ये -a1 होगी और ये a2 होगा एंड इट वुड बी -a2।